हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है बोर्ड जोन यूट्यूब चैनल में। अगर आप क्लास 10th एसएसटी से परेशान हैं, मार्क्स 70-80 के आसपास अटक जाते हैं और समझ नहीं आ रहा है कि 90 प्लस या 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो की तो एसएसटी टफ नहीं, स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं अर्पित राज सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एसएसटी की 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाली स्ट्रेटजी। बस दो शर्त है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और जो वीडियो में मैं स्ट्रेटजी बताता हूं उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है। अगर आप धैर्यता और निरंतरता बनाए रखेंगे तो आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप क्लास 10th एसएसटी में 95 प्लस या 100 लाना लक का गेम नहीं है, ये स्ट्रेटजी का गेम है। और आज की ये कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको वही सिस्टम सिखाने वाली है जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, और मैंने भी फॉलो करके 90 प्लस मार्क्स जो है वो एसएसटी में गेन किए थे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप 90 या 95 पे अटक जाए, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें, यही मेरी जो है वो आप लोगों से आशा है। बट आप कैसे करेंगे, तो हम इस स्ट्रेटजी को डिटेल में समझकर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चारों की स्ट्रेटजी को इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी में हम क्या समझेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एसएसटी में अपने मार्क्स क्यों लूज करते हैं, तो उसका पहला कारण है कि उनको कंटेंट नहीं आता, यानी लिखना क्या है, प्रेजेंटेशन वीक है, एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है, मैप्स और केस बेस्ड क्वेश्चन को आजकल इग्नोर करने लगे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आरबीएससी केस बेस्ड क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है, आंसर लिखने का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, रिवीजन रैंडम होता है, कोई फिक्स्ड रिवीजन स्ट्रेटजी नहीं है। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लस राइट एग्जीक्यूशन। स्ट्रेटजी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन करना, जो कि आपका काम है। स्ट्रेटजी बनाना, एनालिसिस करना, डीप रिसर्च करना वो हमारा काम है, लेकिन एग्जीक्यूट करना आप लोगों का काम है। तो चलिए सभी सब्जेक्ट को हम डिटेल में समझते हैं। पहला है हिस्ट्री। हिस्ट्री को आप कैसे स्मार्ट तरीके से एक स्कोरिंग अप्रोच के साथ बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आपको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। कभी भी एनसीईआरटी को याद करने के तरीके से ना पढ़े, एक बार एनसीईआरटी को सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़े, उसके फैक्ट और कीवर्ड को अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने के बाद दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है डेट्स, इवेंट और पर्सनैलिटीज को स्टोरी के फॉर्म में याद रखना है। कैसे स्टोरी के फॉर्म में याद रखना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि एक टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित आपको जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया गया है उसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें से आपको जो फैक्ट है, जो कीवर्ड है, उन्हें अंडरलाइन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट, इवेंट और पर्सनालिटीज को आपको स्टोरी फॉर्म में याद रखना है। और इमेजेस, पोस्टर और कार्टून के जरिए आप डायरेक्ट जो है वो एग्जाम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री में जो पहला ही चैप्टर है उसमें एक इमेज दिया गया है, वो इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे कई बार आरबीएससी ने सवाल पूछे हैं। तो पहला हमने देखा कि पढ़ना क्या है, अब हम देखेंगे कि पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू स्टडी। तो चैप्टर को WWI फॉर्मेट से समझो। ये WWI क्या है, वो है वाई व्हाट इम्पैक्ट। यानी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करनी है और उसमें से दो सवाल पूछने हैं उस पैराग्राफ में से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों, क्या और कैसे, ये तीन आप लोगों को सवाल पूछने हैं। फिर फ्रीडम स्ट्रगल चैप्टर, उनकी जो क्रोनोलॉजी है वो कंपल्सरी है, यानी उसको आपको समझना है, और साथ उसके कॉजेस और इफेक्ट को पेयर में याद रखो कि क्या होना था, क्या हुआ और कैसे हुआ। उनको आप स्टोरी फॉर्म में पेयर में याद रखो। और अगर आप पेयर में याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में राइटिंग करते समय, यानी आंसर राइटिंग करते समय बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एग्जाम फोकस की बात करें तो लॉन्ग आंसर को हमेशा हेडिंग और पॉइंट्स में लिखना चाहिए। पॉइंट भी आपको बुलेट पॉइंट में इसका आंसर लिखना चाहिए। इस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको ओनली एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखनी है। और अगर डेट्स याद नहीं है तो इवेंट एक्सप्लेन लिखो,
इवेंट का एक्सप्लेनेशन लिखो, उससे मार्क्स मिलते हैं। अगर जैसे कोई डेट है 1906 में कोई यहाँ पर कोई कार्य हुआ मान लीजिए, और आपको ये जो फिक्स डेट है याद नहीं है, तो आप लिख सकते हैं अर्ली 90s। 1906 की जगह आप अर्ली 90s भी लिखते हैं तो भी आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आपको डेट्स याद नहीं है तो गलत डेट कभी ना लिखें, अर्ली 90s लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है उसको जरूर स्टोरी फॉर्म में आप एक्सप्लेन जरूर करके आए। तो ये थी हिस्ट्री की स्मार्ट और स्कोरिंग अप्रोच। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा लॉजिक है और केस बेस्ड सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले उसको पढ़ने के मेथड को समझते हैं। तो जो उसके कॉन्सेप्ट है उनको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। जैसे कि है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है, उसमें बोल्ड कीवर्ड जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे उसे अपने रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करो। कैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या नीड है। टेबल्स बनाइए, कंपैरिजन चार्ट्स बनाइए। हिस्ट्री में आपको एसएसटी में आपको फ्लो चार्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, भले वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो। फ्लो चार्ट जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आगे हम बात करें तो केस बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ समझकर उसका आंसर लिखें। वैसे तो आरबीएससी केस बेस्ड क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन पिछले अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे, पीवाईक्यू भी हम आगे बात करेंगे, तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्कोरिंग ट्रिक मैंने आपको बताया कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है तो उसके जो कीवर्ड है उनको आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है। फेडरलिज्म और पावर शेयरिंग में कुछ डायग्राम है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी आपको हाईलाइट करना है। अब ऐसी कॉमन मिस्टेक जो बच्चा पॉलिटिकल साइंस का आंसर लिखते वक्त करता है वो है सिर्फ थ्योरी पढ़ना। थ्योरी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा गलत है। थ्योरी के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना, उस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ना, टेबल चार्ट, इन सब का काम जो है वो एक कॉम्बिनेशन आपका परफेक्ट आंसर बनाता है। थ्योरी प्लस मैप प्लस डायग्राम आपको पूरे में से पूरे स्कोर दिलाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो ये थी पॉलिटिकल साइंस की स्ट्रेटजी। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको मैप्स और कॉन्सेप्ट के साथ फुल मार्क्स कैसे मिल सकते हैं उनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, जिसमें आपको डायग्राम जो है वो कंपलसरी है। उन्हें डायग्राम की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उन्हें समझना है। फिर है रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, तो उसमें आपको फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल का जो है वो प्रयोग करना है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। फिर हर एक चैप्टर के साथ आपको मैप की प्रैक्टिस करनी है। अब मैंने जैसे बहुत बच्चों के कमेंट देखे तो उनका यही कमेंट था ज़्यादातर कि मैप इतने सारे हैं याद ही नहीं होते। सबसे पहले तो आपको ब्लूप्रिंट में दिया हुआ होगा कि कहाँ से मैप आएगा, तो सबसे पहले तो वो पता करें कि मैप कहाँ से आ रहा है। उसके बाद जो मैप आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उसे बार बार देखें, बार बार विजुलाइज करें। अगर आप उसे जितनी बार ज़्यादा देखेंगे तो उतना ही उसे वो दिमाग में फिट हो जाएगा। तो मैप याद करने का एक ही तरीका, उसे बार बार देखो, रोज दिन में 3 बार देखो, तो वो मैप अपने आप दिमाग में विजुलाइज बन जाएगा, उसका चित्र जो है वो दिमाग में फिट हो जाएगा। अब मैप वर्क के कुछ रूल्स हैं। तो मैप वर्क जो होगा वो ओनली पेंसिल से ही होगा। पेन से करते हैं आप तो वो अमान्य हो जाएगा, उसको फिर चेक नहीं किया जाएगा, इसलिए हमेशा पेंसिल का यूज करें। करंट लोकेशन को यहाँ पर आपको ट्रेस करना है, परफेक्ट स्पेलिंग के पीछे ना भागे, करेक्ट लोकेशन की तरफ ध्यान दें। और कलर कोडिंग जो आपको बोनस इंप्रेशन दिलाता है वो है। अब बच्चे कहेंगे कलर तो कहाँ से आएगा, हम पेंसिल का यूज कर रहे हैं। तो आप कलर यूज नहीं कर सकते तो आप सिंबल्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि स्टार हो गया, ऐसा कुछ सिंबल हो गया। ऐसा भी अगर आप यूज करना चाहें कर सकते हैं @ का। तो ये आप कर सकते हैं मैप वर्क में। अब कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं, जो हमने पहले ही समझ लिया है कि थ्योरी, मैप और डायग्राम तीनों को समझना है, जिससे आप फुल स्कोर कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब कीवर्ड का गेम। कैसे कीवर्ड का गेम, तो कैसे हम इकोनॉमिक्स को टॉपर की तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो डेफिनेशन जो है वो आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज से उठानी है। जैसे कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, तो आपको एनसीईआरटी का आंसर लिखना है, जिससे पेपर में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। व्हाट इज डेवलपमेंट, आप लोगों को मैं कुछ बता देता हूँ, डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो आप एनसीईआरटी से लिखें और एग्जाम्पल सहित। एग्जाम्पल जो है वो इंडियन बेस्ड ही लिखो, यानी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। और डायग्राम और फ्लो चार्ट
आप किसी भी पार्ट में एसएसटी के, भले वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, फ्लो चार्ट आपने बना दिया तो समझ लीजिए कि आपके मार्क्स 50 से 70 और 70 से 90 होने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फ्लो चार्ट चीज ही ऐसी है जो एक लुभावनी चीज है, वो आकर्षित करती है। क्योंकि आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है और कई लोगों से अलग दिखता है, क्योंकि आजकल सब बच्चे बुलेट पॉइंट्स में लिखने लग गए हैं। सबको पता है कि बुलेट पॉइंट में लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स लगेंगे, लेकिन आज भी कई बच्चे हैं जो फ्लो चार्ट का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन टॉपर्स उन्हें यूज करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर लेते हैं। तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा, जितने ज़्यादा फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी पार्ट में एसएसटी के कर सकते हैं। आंसर राइटिंग टेक्निक की बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इंट्रोडक्शन में आपको एक लाइन लिखनी है, 3 से 4 सॉलिड बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हैं और उसके साथ एग्जाम्पल और डायग्राम का आप प्रयोग कर सकते हैं। डायग्राम आप रियल लाइफ डायग्राम भी बना सकते हैं अपने खुद के एग्जाम्पल बनाकर, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स में ये काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज की, तो वो है डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ग्लोबलाइजेशन में हमेशा 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रिवीजन कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि रिवीजन टेक्निक बता दीजिए, क्या है टॉपर्स का वो सीक्रेट जिससे वो अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं। सबसे पहला, जो मैंने आपको साइंस की स्ट्रेटजी में भी बताया था कि डेली आपको 15 से 20 मिनट रिवीजन करना है, सिर्फ कीवर्ड और डेफिनेशन का, और एक डायग्राम या मैप आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली आपको एक डायग्राम और मैप की प्रैक्टिस करनी है। मुझे पता है कि अभी सिर्फ 1 महीना ही बचा है एग्जाम को, अगर आप 1 महीने में भी 30 दिन भी अगर एक एक डायग्राम और मैप की प्रैक्टिस करते हैं और 20 मिनट भी रोजाना करते हैं, तो 30 दिनों में 30 मैप और 30 डायग्राम हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी की यही पावर होती है कि आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो थोड़े दिनों के बाद वो बड़ा होता चला जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। और जैसा कि मैंने साइंस में भी बताया था, लेक्चर देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, उसको आपको ब्रेक लेने के बाद 15 से 20 मिनट रिवीजन करना है। फिर वीकली रिवीजन की बात करें तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीवाईक्यू अभी तक बाय नहीं किए हैं तो boardjohn.com के आप यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, boardjohn.com से आप यहाँ पर पीवाईक्यू की बुकलेट या पीडीएफ जो है वो बाय कर सकते हैं। या तो आप पीडीएफ बाय कर लीजिए या आपको बुकलेट जो है वो बाय कर सकते हैं, जो आपको सीधे घर पे डिलीवर्ड हो जाएगी और बहुत ही सस्ते में आप लोगों को हमने प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। तो आप उन्हें जल्दी से खरीद लीजिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप पीवाईक्यू की करेंगे, 100 में से 100 मार्क्स लाने की जो आपकी आशा है वो ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। और वीक टॉपिक, ये तो सदाबहार पॉइंट है कि अगर आप वीक टॉपिक्स पर काम करेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। फाइनल रिवीजन की बात करें तो आपको 1 पेज नोट्स बनाने हैं, अभी नहीं, 15 दिनों के बाद। मैप्स पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं जो आपको पीवाईक्यू से मिलेंगे, और केस स्टडीज अगर आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलती है तो ही करें। बाकी केस स्टडीज जो है वो आरबीएससी में ना के बराबर पूछता है। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखें कि 1 महीने में कोई भी नई बुक या कोई नए नोट्स नहीं उठाएं। जो आपने पुराना पढ़ा है उन्हें ही रिवीजन करें। अगर आप लास्ट टाइम में कोई नए नोट्स या नई बुक उठाते हैं तो वो आप खुद के ही पेड़ पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसा काम ना करें। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि लॉन्ग आंसर को कैसे हम अच्छे से लिख सकते हैं जिससे हमें पूरे मार्क्स मिले। तो राइट मोर पॉइंट इन शॉर्टर लाइन, पॉइंट को ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। यही नहीं कि एक पॉइंट में 3-4 लाइन लिख दी, एक पॉइंट में एक लाइन ही लिखेंगे लेकिन पॉइंट 10 लिखेंगे तो अच्छी बात होगी। एक आइडिया एक पॉइंट लिख दें। अगर आपको कोई एक आइडिया दिमाग में है तो उस पर एक पॉइंट लिखें, आगे बढ़े। एग्जामिनर को जो है वो कॉपी को स्कैन करने के लिए उसे आसान बनाओ। जितना कॉपी जल्दी और जितना आसानी से एग्जामिनर कॉपी को चेक करेगा उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। क्योंकि ये गलती मैंने 10th में की थी लेकिन 12th में सुधारी और 97.4% जो है वो साइंस मैथ्स में देखने को मिले। तो आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि एग्जामिनर जितनी जल्दी कॉपी चेक करेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए है। सुपर स्कोरिंग टिप्स बता देता हूँ। एनसीईआरटी आप लोगों के लिए बाइबल है। एनसीईआरटी के याद करने के लिए मत पढ़ो, उसको पढ़ने के लिए पढ़ो, जानने के लिए पढ़ो कि क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, उनसे क्वेश्चन बनाओ, खुद क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करो। मैप्स फ्री मार्क्स के हैं। आरबीएससी में 5 मार्क का मैप हर साल आता है। पीवाईक्यू में आपको कम से कम 10 साल के अगर आप पीवाईक्यू करते हैं
तो आपको टोटल 10 मैप आते हैं, 5 ऐसे अथवा में आते हैं, तो टोटल 50 मैप के जो स्थान है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। और उन 50 स्थान में से भी अगर आपने तैयार कर लिए 50, तो कम से कम 3 से 4 जो है वो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिल जाएंगे। तो मैप्स के जो 5 नंबर है वो आप ना ही कटाएं तो अच्छा रहेगा। प्रेजेंटेशन हाफ पेपर क्लियर, अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आपने फ्लो चार्ट बनाए हैं, आपने बुलेट पॉइंट का यूज़ किया है, आधा पेपर तो आपका ऐसे ही अच्छा हो गया। सुपर स्कोरिंग टिप्स की और बात करें तो एमसीक्यू के लिए जो पीवाईक्यू है वो बेस्ट रहेंगे। आंसर आपको नीट और स्ट्रक्चर लिखना है जिससे एग्जामिनर खुश हो जाए और आपको कहे कि जाओ बच्चा तुम टॉपर हो। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंत की। तो एसएसटी जो है वो मुश्किल नहीं होती, स्ट्रेटजी जो है वो गलत होती है। राइट मेथड, एनसीईआरटी और प्रैक्टिस आपका 100 आउट ऑफ 100 का जो गोल है वो पॉसिबल कर सकती है। तो आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही स्ट्रेटजी के लिए जुड़े रहिए बोर्ड जोन के साथ। धन्यवाद।